बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस करेंगे। उसमें डिस्कस करेंगे सबाइटर-सैंडर्स रिएक्शन को। प्रिपरेशन डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए अल्केन्स क्या है। अल्केन्स को कहते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स वर्ड निकला है लोअर अफिनिटी। लोअर अफिनिटी का मतलब यह है कि अल्केन जो है ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, बहुत ही कम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्केन में जो कार्बन एटम है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। अल्केन में कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, वो भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू। अल्केन में कार्बन एटम क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं बाकी एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू, जिसकी वजह से उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। इस वजह से उनकी जो रिएक्टिविटी है वो लो है। देख लें एग्जांपल, ये कार्बन है। कार्बन क्या है? जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के थ्रू बाकी एटम्स के साथ। अब जो कार्बन है इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रिएक्टिविटी के लिए। इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है कार्बन के पास, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। अब हमने देखना है जो अल्केन है उनका जनरल फार्मूला क्या है। अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अब ये जो n है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है। फॉर एग्जांपल n अगर 4 हो तो ये फार्मूला क्या बनेगा? C4। n की जगह पर वही नंबर लगा दें। H2 n लिखा हुआ है, n की जगह पर वही 4 लिख दें +2। ये बन जाएगा C4H10। ये फार्मूला है ब्यूटेन का। इस ब्यूटेन में जो कार्बन एटम है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है बाकी एटम्स के साथ। इसकी भी रिएक्टिविटी, जो अल्केन की रिएक्टिविटी है वो लो होती है, क्योंकि उसमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड होती है थ्रू अ सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं वो एक दूसरे के साथ। अब हम चलते हैं सबाइटर-सैंडर्स रिएक्शन की तरफ। हम अल्केन को सबाइटर-सैंडर्स रिएक्शन से तैयार कर सकते हैं फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अल्केन क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। आइए हम देखते हैं CH2। हमने ये है इथीन। अल्कीन का मेंबर है इथीन। इसमें हमने क्या करना है? इसका ये बॉन्ड खत्म करना है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन सा है? ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या करता है? रिएक्शन में हिस्सा लेता है। क्यों हिस्सा लेता है? क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो कमजोर है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? मजबूत होता है। सिग्मा बॉन्ड हिस्सा नहीं लेता, पाई बॉन्ड हिस्सा लेता है। हम अल्कीन की क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन करते हैं। किसकी मौजूदगी में? निकल की मौजूदगी में। कितना टेम्परेचर रखते हैं? 200 से 300 टेम्परेचर रखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको हीट किया जाता है तो इससे हमें क्या हासिल होती है? हमें हासिल होती है अल्केन। एक हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चली जाएगी, एक दूसरी कार्बन के पास। ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा। एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं। कैसे? ये पाई बॉन्ड टूटा यहाँ से, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ देखें 3 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन हो गए। फिर इसका मतलब ये है कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह का बन गया? इस तरह का बन गया। पहले स्ट्रक्चर कैसा था? इसकी हमने की हाइड्रोजनेशन, निकल की मौजूदगी में हुई। निकल एक कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है। कितना टेम्परेचर था? 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। अब हम क्या करवाने लगे हैं? इसका रिएक्शन करवाने लगे हैं। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं।
यहाँ पर पहले कितने कार्बन हाइड्रोजन अटैच है? 2 हाइड्रोजन अटैच है। आप देखिए कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। इसका मतलब एक बॉन्ड इधर इजाफा हुआ। यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2 हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच हो गए? 3 हाइड्रोजन अटैच हुए। तो एक बॉन्ड का इजाफा इधर हो गया। एक पाई बॉन्ड के टूटने से 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं। ये है सबाइटर-सैंडर्स रिएक्शन। इसमें निकल को यूज किया जाता है हाइड्रोजिनेशन के लिए। अब हमने देखना ये है कि निकल के अलावा भी हम कोई कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं हाइड्रोजिनेशन के लिए। हाँ जी, कर सकते हैं। प्लाटिनियम और प्लाटिनियम को हाइड्रोजिनेशन में यूज किया जाता है। फिर हमने निकल को क्यों यूज किया? ये आंसर क्वेश्चन बन सकता है कि प्लाटिनियम और प्लाटिनियम को यूज क्यों नहीं किया गया एज अ कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन में? निकल को क्यों यूज किया गया? इसकी रीजन ये है, जो निकल है ये क्या है? एक्सपेंसिव नहीं है, महंगा नहीं है। प्लाटिनियम और प्लाटिनियम क्या है? महंगे हैं। ये जब इंडस्ट्रियल लेवल पर वर्क किया जाता है, अगर हम कैटलिस्ट कॉस्टली यूज करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट महंगी बनेगी, इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा। अगर हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट नॉर्मल यूज करेंगे, मतलब इतना ज्यादा महंगा ना हो, सस्ता कैटलिस्ट यूज करेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी उसकी कॉस्ट क्या होगी? लो होगी। वो हम लो कॉस्ट पर फिर आगे मार्केट में सेल कर सकते हैं। एक तो उससे सेल ज्यादा होती है, ऊपर से वो चीज सस्ती मिलती है, हर किसी की पहुंच में होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, निकल को यूज करते हैं कि निकल प्लाटिनियम और प्लाटिनियम से सस्ता है। इंडस्ट्री हमेशा कोशिश करती है कि वो सस्ती प्रोडक्ट पैदा करके आगे बेचे। बाकी जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है वो भी क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है, मतलब उसमें भी पाई बॉन्ड पाया जाता है। वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजिनेशन करके भी हम उससे वेजिटेबल घी बना सकते हैं। वेजिटेबल घी क्या है? सैचुरेटेड है। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड है। आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।